तो नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बेहतरीन के लिए प्रयासरत भी होंगे। सेशन को एक बार जरूर जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जिस भाई मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो आज हम देखेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। एक बार कॉमेंट कर दीजिए, आवाज़ आ रही है? आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो प्राकृतिक किसको कहते हैं? जो भी चीज़ें होती हैं जो बगैर मानवीय हस्तक्षेप के होती हैं, जो मानव के हस्तक्षेप के बगैर भी जो भी चीज़ें होंगी, झील हो गई, वनस्पतियाँ होंगी, जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें प्राकृतिक में ही आती हैं। तो हम देखें प्राकृतिक वनस्पतियों में हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पे पर्यावरण का उल्लेख किया, क्योंकि वनस्पतियाँ पर्यावरण का ही भाग हैं। तो हम देखेंगे पहले संविधान, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान से लेके, आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो हमारे संविधान में किस किस जगह पे इसका उल्लेख किया गया है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे एग्जामिनर ने जिस टाइप से क्वेश्चन बनाए हैं वो सारे मैंने क्वेश्चन को देखकर एनालिसिस करके उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ आ सकें। तो हम देखेंगे संविधान के अनुसार अपने संविधान में किस किस जगह इसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान में अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की बात की गई है। उसी में हमारी वनस्पतियां भी आ जाती हैं। पर्यावरण वनस्पतियां भी किसका हिस्सा है? पर्यावरण का ही हिस्सा है। उसके बाद हमारे अनुच्छेद 51A का सब क्लॉज है हमारा जी, उसमें आ जाती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए 51A में क्या है। तो 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए थे। उसी में 51A के जी क्लॉज में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। उसमें वनस्पतियां भी हमारी आ जाती हैं। आर्टिकल 48 किस में आता है? नीति निर्देशक तत्वों में आता है। उसके बाद हमारे यहाँ 7वीं अनुसूची है, जिसमें विभिन्न विषयों को 3 प्रकार की सूचियों में डिवाइड किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो हमारा जो वन है वो किस सूची के अंतर्गत आता है वो भी पूछता है एग्जामिनर। तो ये 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची जो हमारा मौलिक संविधान था उसमें जो वन था उसको राज्य सूची के विषय में रखा गया था। किसमें? राज्य सूची में रखा गया था। परंतु परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा इसको किस सूची में रख दिया गया? समवर्ती सूची में। अभी वर्तमान में किस सूची का भाग है ये? समवर्ती सूची में आता है। वन हमारा किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। और हमारे यहाँ वनस्पतियां या वन हैं वो कितने भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं कि ये जो वन या वनस्पतियां हैं उनको हम कई प्रकार, कई टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे लगभग 5 टाइप हमारे यहाँ इंडिया में पढ़ाए जाते हैं। तो 5 टाइप दिए गए। ये 5 टाइप अलग अलग डिफरेंट प्रकार की वनस्पतियां पाई क्यों जाती हैं, ये कभी आपने सोचा है? तो वो वर्षा, आर्द्रता, तापमान, उच्चावच, कई फैक्टर होते हैं, उनके आधार पे वनस्पतियां डिसाइड करती हैं कि कैसी वनस्पतियां पाई जाएंगी। वर्षा हो गई, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, ऊंचाई हो गई, इन सभी आधारों पर वनस्पतियां उगती हैं कि किस एरिया में कौन सी वनस्पति उगेगी। आपको फीचर पता होंगे तो आप अगर मतलब रट्टा ना मार के, आपको अगर फीचर पता है तो आप आसानी से चीज़ें याद कर पाएंगे। रट्टा मारेंगे तो आने वाले टाइम में आप भूल जाएंगे। हम देखें हमारे यहाँ जो वनस्पतियां पाई जाती हैं लगभग 5 प्रकार की, 5 भागों में मैंने डिवाइड किया। उनको एक एक करके देखें, मैंने मैपिंग में पहले ही बना रखी है, मैं इस इधर दर्शा दूंगा। उसके बाद मैंने एक एक वनस्पति आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, एक एक उसके फैक्टर, उसके जो जो भी प्रभाव हैं, कारण है, कौन सी वनस्पति किस एरिया में पाई जाती है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे पूछ लेता है देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। चंदन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, रबड़ का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें ऐसे एग्जामिनर पूछता है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आगे कवर कराऊंगा। जिस भाई बहन ने वीडियो को शेयर ना किया वो वीडियो को शेयर जरूर कर दे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे प्लीज़। आपके एक लाइक से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो हम देखेंगे पहला सदाबहार वन। ये जो हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है, जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसी को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। इसके पश्चिम भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे कौन सा वन है? सदाबहार वन। सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधी आगे लगा देंगे, उष्ण कटिबंधी सदाबहार, सदाबहार लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उष्ण कटिबंधीय
सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे सह्याद्री पर्वत के पश्चिम में, और ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है जहाँ पे अभी 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हुई। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में कौन से वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद हम आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। किस पे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पे आ जाते हैं। इनको भी दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, एक होता आर्द्र पर्णपाती वन, एक शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन वहां पे पाए जाएंगे जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा होती है, वहां पे कौन से? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जहाँ पे लगभग लगभग 70 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक वर्षा होती है, वहां पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसमें अगर आर्द्र में भी इस ये सारे कैसे वन है? पर्णपाती। ये सारे वन कौन से? इस कलर के जो मैंने दर्शाए हैं इसमें, ये कैसे? पर्णपाती वन। इसमें भी आर्द्र और शुष्क में आपको डिवाइड करना है। तो ये जो वाला एरिया है, ये वाले एरिया में कौन से रहेंगे? आर्द्र रहेंगे। इस एरिया में इतने में यहाँ से यहाँ तक ये सारे कौन से रहेंगे? ये बीच के ये रहेंगे आर्द्र। ये रहेंगे शुष्क। ये कौन से रहेंगे? शुष्क। शुष्क कौन से रहेंगे? शुष्क पर्णपाती वन रहेंगे। तो हम इनको दो भागों में डिवाइड करके आगे विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारे आती हैं कटीली झाड़ियाँ, कटीले वृक्ष या झाड़ियाँ। कटीले वृक्ष या झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, या 70 सेंटीमीटर आप मान लेंगे। पर 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले स्थान पे कौन से चीज़ें उगती हैं? मरुस्थल उगते हैं। पर यहाँ पे आप लिख के चलेंगे 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले स्थान पे कौन सी चीजें उगती हैं? कटीली झाड़ियाँ या वृक्ष, कटीले वृक्ष या झाड़ियाँ, सॉरी, कटीले वृक्ष पब्लिक झाड़ियाँ। इनको मैं विस्तार से दिखाऊंगा आपको एक एक करके। ये वाल यहाँ पर भी कटीले वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है वो भी मैं आगे कवर कराऊंगा। उसके बाद ये हमारे कौन से हैं? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, ऊंचाई के आधार पे इन वनों को डिसाइड किया जाता है। उसके बाद ये हमने ब्लैक स्पॉट से दिखाई, ये कौन से? वेलांचली मैंग्रोव या ज्वारी वन। वेलांचली वनों को ही मैंग्रोव या ज्वारी वन कहते हैं। हम एक एक करके देखें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनके हम फीचर एक एक जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होगी। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर, अधिक वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर। इसके लिए क्या होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। तो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है जहाँ पे सदाबहार वन पाए गए? तो हमारा जो सह्याद्री पर्वत है, ये हमारा है सह्याद्री पर्वत, सॉरी, ये हमारा है सह्याद्री। इसी को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत। तो सह्याद्री पर्वत के पश्चिमी तट पर, सह्याद्री जो पर्वत है उसके पश्चिमी तट पर, ये पश्चिमी तट पर कौन सी वर्षा, कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो पश्चिमी तट पर कौन से वन पाए जाएंगे? सदाबहार वन पाए जाएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में, और कुछ जो हमारे एरिया है ये पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। तो यहाँ पर भी कौन से वन पाए जाएंगे? सदाबहार वन, सदाबहार वन। उसके बाद आपको एक चीज़ और पता होगी, जो हमारा अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर भी कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप हमारा यहाँ पाया जाता है। यहाँ पर भी कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आपको दे देगा कि जो हमारा सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वत है उसके पूर्वी भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसके पूर्वी भाग में जो वनस्पतियां या वन हैं वो कौन से पाए जाएंगे? पर्णपाती वन पाए जाएंगे, क्योंकि पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। पूर्वी भाग में जब तक हवाएं जाती हैं तो वो आर्द्रता अपनी गिरा देती हैं, क्योंकि मान लीजिए ये पर्वत है, यहाँ से आर्द्रता लेके कोई हवा आई है तो ऊपर उठती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि अपनी जो वो ह्यूमिडिटी है वो संतृप्त हो जाएगी, और फिर ये वर्षा के रूप में इसी भाग में अपनी सारी
जो आर्द्रता है वो गिरा देगी, फिर ये नीचे उतरेगी और नीचे उतरते ही ये स्पीड में चली जाएगी, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई वर्षा, क्योंकि आर्द्रता भी कम हो गई, उसमें ह्यूमिडिटी भी कम है, तो यहाँ पे वर्षा, जो इधर वाला एरिया यहाँ पे वर्षा कम से कम पाई जाती है। यहीं पे ये वाला एरिया कौन सा, वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। यहाँ पे कौन सी कटीली झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं। जो विदर्भ वगैरह का एरिया वो कैसा है, वृष्टि छाया प्रदेश का है। तो जो भी टॉपिक हैं हमारे ज्योग्राफी के, वो एक दूसरे से आप लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। जो इसमें वृक्ष पाए जाएंगे वो कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, महोगनी, आबनूस, रोजवुड, बांस, ऐसे करके वृक्ष पाए जाते हैं। ये पूछे जाते हैं वृक्ष, आपको एक एक वृक्ष बहुत पूछे जाते हैं। महोगनी, आबनूस, रोजवुड, बांस, सिनकोना, ये एक बार पूछा गया है। उसके बाद रबड़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रबड़ है। महोगनी, आबनूस, रोजवुड, बांस, सिनकोना और रबड़, ये कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये वाले वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होगी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रबड़। कई बार एग्जामिनर ने पूछा कि रबड़ कौन से वनों में पाई जाती है, तो आपको ऑप्शन होगा पर्णपाती वन, सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती। तो कुछ में पाया जाएगा सदाबहार वन में। रबड़ कहाँ पाई जाएगी, सदाबहार वन। बांस भी कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आप लोग देखते होंगे पूर्वोत्तर भारत में, आप रील वगैरह देखते हो, बांस की बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, टोकरियाँ वगैरह। बहुत सी लोग बांस के, कई कलाकार अलग अलग चीज़ें आपको दिखाते हुए रील वायरल होती है, वो कहाँ के होते हैं, पूर्वोत्तर भारत के। तो बांस भी कहाँ पाया जाएगा, वो यहाँ पाया जाएगा जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होगी। ये जो भी वनस्पतियाँ वगैरह या वन है, ये कैसे होते हैं, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं होते। कि जो भी टहनियाँ वगैरह होती हैं, ये बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, इनसे हम कोई फर्नीचर वगैरह नहीं बना सकते। इसमें केवल एक बांस ही ऐसा है जिससे हम घर में छत वगैरह, जो बांस की आप लोग चीज़ें देखते होंगे, वो बनाते हुए देखते होंगे। बाकी ये कैसे हैं, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। कैसे हैं, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी, पब्लिक लाभदायक लिख सकते हैं, लाभदायक नहीं है। क्योंकि इनकी जो लकड़ी होती है बहुत ज़्यादा भारी होती है, डेंस होती है। क्यों भारी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी, तो उनमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, तो वो भारी अपने आप ही हो जाएंगे। तो ये क्या है, जो हमारे यूज लायक नहीं है। ये लकड़ियाँ कैसी यूज लायक नहीं है, इनकी जो ऊंचाई होती है लगभग 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई होती है। जो नीचे होगा, जो नीचे इनमें अगर ऊपर से आप नीचे देखें तो ये विजिबल नहीं होगा, जो पृथ्वी होती है वो विजिबल नहीं होती है। और जो सदाबहार वन होते हैं, ये सर्वाधिक जैव विविधता धारण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, वो सदाबहार वनों में। जो भी वन है उनमें जैव विविधता पूछेगा तो सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। क्या होती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सदाबहार वनों में। तो आप लोगों को पता चल गया होगा सदाबहार वन किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बांस, रबड़, सिनकोना, रोजवुड, महोगनी कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे टॉपिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो ये जो एरिया हमारा हिमालय की तलहटी वाला एरिया, जहाँ पर भी 100 से 200 सेंटीमीटर, ये वाले एरिया में कौन से वन पाए जाएंगे, ये वाले एरिया में आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। जो हमारा ब्लैक स्पॉट है, इसमें पर्णपाती वन पाए जाएंगे। तो जहाँ पर भी 100 से लेके 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पे कौन सी वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन। कौन से वन पाए जाएंगे, आर्द्र पर्णपाती वन। और जहाँ पर 70 सेंटीमीटर
से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे? शुष्क पर्णपाती वन। इसमें बस इतना ही डिफरेंट है, पर्णपाती वन। इनको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इनमें कौन कौन से वनों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से वृक्ष आते हैं, वो आप लोग नोट कर लेंगे। पर्णपाती वनों में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो आप लिखेंगे नीम, नीम, नीम जो दातून हम लोग करते हैं, नीम, महुआ, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। महुआ हो गया, चंदन का वृक्ष इसी में पाया जाता है, चंदन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीम, महुआ, चंदन, नीम, महुआ, चंदन, शीशम, सागौन, शीशम, शीशम की जो लकड़ी है, सागौन, इन शीशम सागौन से क्या है, फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। शीशम सागौन के सबसे ज़्यादा अच्छे फर्नीचर बनाए जाते हैं जो हमारे घरों में किवाड़ वगैरह जो भी बनते हैं, बेड वगैरह, वो किससे? शीशम सागौन के। इन सारी लकड़ियों के बनाए जाते हैं, पर सबसे अच्छे होते हैं वो शीशम और सागौन के ही होते हैं, सबसे मजबूत और टिकाऊ होते हैं। उसके बाद आते हैं इसमें सखुआ, 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 सखुआ कौन कौन से? नीम, महुआ, चंदन, शीशम, सागौन और सखुआ, ये क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चंदन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सखुआ इंपॉर्टेंट है, महुआ इंपॉर्टेंट है। आम भी, आप आम को भी पेड़ देखते होंगे हम लोग, क्योंकि अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हम लोग किस में रहते हैं? पर्णपाती वनों में रहते हैं। तो नीम, आम, सखुआ, सागौन, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंदन, क्योंकि चंदन आपको कई बार पूछा गया, चंदन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महुआ, सारे ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होते हैं? आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होते हैं, इनका यूज किया जा सकता है। इनकी जो भी लकड़ियाँ वगैरह होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं। शीशम, सागौन, इनसे सारों से फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये चंदन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, चंदन के ऊपर मूवी भी बनी है, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, आपने देखी होगी। सखुआ जो है, इससे क्या होता है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेंगे। जो भी हमारी रेल की पटरियां होती हैं, जो स्लीपर बनाए जाते हैं रेल के, वो किससे बनाए जाते हैं? स्लीपर, रेल में जो पटरियां नहीं, सॉरी, रेल के से जो स्लीपर बनाए जाते हैं, रेल स्लीपर, रेल स्लीपर में कौन सी लकड़ी यूज होती है? वो सखुआ की यूज होती है। रेल स्लीपर में उपयोगी, में उपयोग लिख लेंगे। रेल के स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग होता है? वो सखुआ का ही उपयोग होता है। आप लोग यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं। एरिया इसका आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जो भी ब्लैक चीज़ें, ब्लैक उससे हमने दर्शाया, वो किसका एरिया है? जो हमने ब्लैक उससे स्पॉट जो बनाया, वो सारे कैसे हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने ये छोड़ा, यहाँ पे कौन सा वन पाया जा रहा है? ये वाला, ये वाला कौन सा वन है? यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं, क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कटीले वन और झाड़ियाँ। कटीले वन और झाड़ियाँ वहाँ पाई जाएंगी जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होगी। 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले स्थान पर। कहाँ पे? 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर। तो कौन कौन से? हमारे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हमारे यूपी का पश्चिमी भाग जो हमारा हो गया, कौन सा? आगरा का कुछ भाग मथुरा का हो गया, कुछ भाग अलीगढ़ का हो गया, ये हो गया। और उसके बाद हमारे कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, ये कहाँ तक चला जाता है? मध्य प्रदेश तक। तो यहाँ पर भी विदर्भ वाले एरिया में भी ये कैसी कटीली झाड़ियाँ और वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष रहते हैं? बबूल, खैर, नागफनी, कैक्टस। कौन कौन से वृक्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? तो कौन कौन से हैं? बबूल, खैर, नागफनी, कैक्टस, ये वृक्ष पाए जाते हैं। ये पूछे जाते हैं, नागफनी कौन से वनों में पाई जाएगी? इनकी विशेषता अगर पूछी जाए तो कितनी? 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले स्थानों में कौन से वन पाए जाएंगे? तो ऐसे पूछ लेगा तो कटीले वन या झाड़ियाँ। अगर आपको देगा 70 सेंटीमीटर, कहीं कहीं जगह 50 सेंटीमीटर भी लिखा है, तो आप 50 सेंटीमीटर कहेंगे तो भी कटीले झाड़ियाँ और वृक्ष पाए जाएंगे। यहाँ पे कटीले झाड़ियों और वृक्ष की एक विशेषता होती है कि इनकी जो पत्तियाँ हैं वो किसमें, जो पत्तियाँ हैं वो अपने कांटों में तब्दील कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा है, पत्तियों को क्या कर लेते हैं? कांटों में तब्दील कर दे, कांटों में बदल लेते हैं। वो क्यों क्यों बदल लेते हैं? क्योंकि जो वाष्पोत्सर्जन है, जो पानी का उत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन, जो पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, जब ये खाना वगैरह अपने बनाते हैं पेड़ पौधे, तो वाष्पोत्सर्जन कम हो सके, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को
कम करने के लिए क्या करती हैं, पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को कम करने के लिए। क्योंकि इनसे क्या होता है, जो पानी होता है वो संरक्षित होता है। जो ये पेड़ पौधे होते हैं, जो मरुस्थलीय एरिया में या जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पे क्या होता है कि जो इनके जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक चली जाती हैं। क्योंकि जड़ें गहराई तक क्यों चली जाती हैं, क्योंकि इनकी बहुत गहराई तक ही आर्द्रता, पानी वगैरह, नमी होती है। तो नमी को धारण करने के लिए इनकी जो जड़ें हैं बहुत गहराई तक पाई जाएंगी। ये भी पूछा जा सकता है कौन से वनों में जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक पाई जाती हैं, वो कौन से होंगे, हमारे कटीली झाड़ियाँ या वनस्पतियाँ। उसके बाद आएंगे पर्वतीय वनस्पतियाँ या वन। तो इनको ऊंचाई के आधार पर दर्शाया जाता है। किसके ऊंचाई के आधार पर, मैंने पहले से ही लिख रखा है। तो हम देखेंगे 1500 सेंटीमीटर से 2000 सेंटीमीटर के बीच की ऊंचाई के कौन से वन पाए जाएंगे। तो इसमें पाए जाएंगे पर्णपाती वन। यहाँ पे अगर लिखना होगा तो आप लिख लेंगे पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन यहाँ पे कौन से पाए जाएंगे, सदाबहार वन, क्योंकि यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है। उसके बाद उनकी ऊंचाई के आधार पर भी जो हमारी वनस्पतियां हैं उनका डिसाइड होते हैं। इनमें कुछ स्पेशल वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे साल हो गया, हॉपवुड हो गया, जंगली जैतून हो गया। ये कितने ऊंचाई तक पाए जाते हैं, 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। उसके बाद 1500 से लेके लगभग 3000-3500 के बीच में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाएंगी, ओक, रेडेंड्रॉन, मैपल और चीड़। चीड़ के अपने वृक्ष सुने होंगे, ओक मैपल। ये एक दो एग्जाम में ओक पूछा गया है, कहाँ पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में। चीड़ भी पूछा गया, मैपल। ऐसे ही दे देगा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में। तो हिमालय क्षेत्र में एक देवदार भी पूछा गया, देवदार। ये कैसा है, शंकुधारी वृक्ष है। तो इसमें ये भी दे देगा शंकुधारी वृक्ष कौन से स्प्रूस, फर, लार्स और देवदार। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई के बीच में कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे। अल्पाइन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, अल्पाइन, इन्हीं को सब अल्पाइन कैटेगरी में बांटा गया है। तो अल्पाइन वृक्ष कौन सी ऊंचाई में पाए जाएंगे, 3000 से लेकर लगभग 4500-4800 की ऊंचाई में पाए जाएंगे। तो इसमें शंकुधारी वन होते हैं स्प्रूस, फर, लार्च, देवदार। उसके बाद जो हमारी 4800 मीटर से लेकर 5000, मेनली 4800 मानी जाती है। 4800 मीटर से ऊंचाई से अधिक पे क्या पाई जाएगी, बर्फ पाई जाती है। यहाँ पे वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी। तो कौन कौन, मॉस, काई, एल्गी कहाँ पाई जाएगी, तो वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाएगी। कितनी मीटर ऊंचाई, 4800 दिया होगा, या 4800 से लेके 4500, या 4500 से लेके 4800 लेके 5000, या 4500 से लेके 5000 के बीच में आपको देगा। या तो 48, इसकी फैक्ट्स कई कई बुकों में 4800 दे रखी है, कई कई बुकों में ऐसे दे रखा है। तो मैंने कई बुकों से उठा के ये आपको बनाने का प्रयास किया। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरूर। उसके बाद हमारे कौन से वन रह जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ हो गई, ये हो गए 1 2 3 4। एक हमारे रह गए बेलांचली वन। कौन से, बेलांचली वन या मैंग्रोव वन, बेलांचली वन, पब्लिक मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। ये कहाँ पाए जाते हैं, बेलांचली और मैंग्रोव वन। ये समुद्र तटों के किनारे पाए जाते हैं, समुद्र तट किनारे। किनारे पर पाए जाते हैं। बेलांचली वन कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र तटों के किनारे पे, दलदल वाले एरिया में। तो जो इनमें वनस्पतियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सुंदरी। जैसे हमारी सुंदरवन डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी। मैंग्रोव भी वनस्पति एक होती है। पूछ लेगा किन वनों में पाए जाते हैं, इन्हीं वनों में पाए जाते हैं, बेलांचली या सुंदरी वनों में पाए जाते हैं। एक केवड़ा भी हो गया, इसी में एक आती है केवड़ा, केवड़ा करके भी आती है। ये एक अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है, पर आने वाले टाइम में पूछी जा सकती है। एक बार कमेंट कर दीजिए यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है। मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा। एक भाई कह रहा है कैजुरीना। अच्छा हाँ भाई, कैजुरीना भी एक बेंदी भी फिर लिख लेंगे आप, कैजुरीना, बेंदी। क्योंकि ये दो पूछी गई हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे वाली इंपॉर्टेंट नहीं तो मैंने उनको लिखने का प्रयास नहीं किया था। तो ये कौन से हो गए, बेलांचली मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र तटों के किनारे। इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है, सुंदरवन में। सुंदरवन डेल्टा दे देगा या देगा पश्चिम बंगाल। तो या तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि सुंदरवन कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। उसके बाद कच्छ की खाड़ी में। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करने का प्रयास करेंगे।
एक बार कमेंट कर दीजिए यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है। तो हम कुछ फैक्ट वगैरह पर बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो सामाजिक वन की योजना थी, ऐसे पूछा जाता है, कब स्टार्ट की गई? डायरेक्ट सन पूछेगा आपको। सामाजिक वानिकी योजना कब लागू की गई थी? ये 1976 में। 1976 में कब आई थी? 1976 में आई थी। कब आई थी? एक भाई कमेंट कर रहा, आवाज़ चली गई क्या भाई? आवाज़ चली गई है? अच्छा, नहीं आ रही है भाई, आ रही है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय बहुत पूछा जाता है। ये हमारे कहाँ है? कोलकाता। दिल्ली ज़्यादातर लोग लगा देते हैं, कहाँ पे है? कोलकाता में। इसमें भाई बहुत कन्फ्यूजन होता है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग या संस्थान, डिपार्टमेंट, विभाग लिख लेंगे क्योंकि विभाग दिया गया है। एक भाई हमारा कह रहा है विभाग, संस्थान या विभाग, संस्थान भी लिख सकते हैं। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1890 में। कब हुई थी? 1890 में। एक हमारा क्वेश्चन बनता है। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है भाई? कोलकाता में। मुख्यालय बहुत पूछा, ये नहीं पूछेगा कब स्थापना की गई, मुख्यालय अभी तक पूछेगा। स्थापना आप लोग लिख रहे हैं 1916 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1916 में। पर इसका मुख्यालय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे वन संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग लिख लेंगे यहाँ पे, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। उसके बाद आ जाते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई? देहरादून। इसका मुख्यालय कहाँ पे? कई बार एग्जामिनर बनाता है भाई, देहरादून। देहरादून कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पाया जाएगा? देहरादून, उत्तराखंड में। इसकी स्थापना भी लिख लेंगे, कब हुई थी? 1981 में। ईयर नहीं पूछता है, मुख्यालय पूछता है। तो मुख्यालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, इसके द्वारा क्या प्रकाशित किया जाता है? आप लोग कमेंट करिए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा हमारी वन रिपोर्ट रिपोर्ट प्रदर्शित की जाती है। वन रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा, प्रत्येक 2 वर्ष में। कब आती है? प्रत्येक 2 वर्ष में। प्रत्येक 2 वर्ष में। अभी वर्तमान में कौन सी रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित की गई थी? 18वीं वन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। 18वीं कौन सी वन रिपोर्ट थी? 18वीं नंबर की थी। ये मैं वन रिपोर्ट भी आपको कवर कराऊंगा। इसमें लगभग 24% वन दर्शाए गए हैं। कितने? लगभग 24% इंडिया के भूभाग पे वन पाए जाते हैं। तो इसमें सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में था? एक क्या था? मध्य प्रदेश में था। और प्रतिशत के आधार पे किसमें था? मिजोरम में पाए जाते हैं। इतना ही इसमें कवर करेंगे। वन रिपोर्ट को मैं अलग से कवर कराऊंगा, उसमें 10 मिनट का लेक्चर रहेगा। बहुत डीप में समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि वन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से नंबर की थी? 18वें नंबर की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय वन नीति पे। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले किसके द्वारा बनाई गई? जो भी हमारे अंग्रेज लोग कार्य करते थे इंडिया में, वो अपने फायदा के लिए करते थे। वो जो वन थे उनको उपयोग करने के लिए अपने इंग्लैंड के उद्देश्यों से इन्होंने 1894 में वन नीति लाई। 1894 में ही वन नीति लाई। उसके आगे जो हमारा जनजाति विद्रोह हुआ
95, 96, 97 में किसके द्वारा किया गया, आप लोग कमेंट करिए। वो इसी पे आधारित था जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में किया गया। किसके द्वारा किया गया, जो भगवान कहे गए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई, सर्वप्रथम 1894 में लाई गई। इसी 1852 और 88 में क्या किया गया, संशोधित किया गया। इसी क्या किया गया, 1952 प्लस फिर 88 में संशोधित किया गया। और इसमें फिर 2015 में इसमें ये जोड़ा गया कि इंडिया के समस्त भूभाग के कितने परसेंट पे वन होने चाहिए, 33%। यहाँ पर भी ये चीज़ जोड़ी गई थी। और फिर 2015 में पुनः डिफाइन किया गया कि इंडिया का टोटल जो भूभाग है उसके कितने परसेंट पे वन होने चाहिए, लगभग 33%। 33% पे क्या होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए, आवश्यक है। और जो हमारे पहाड़ी भाग हैं या पूर्वोत्तर के भाग हैं उनका कितना, 2/3 भागों पर वन क्षेत्र होने चाहिए। 33% आपको याद होना चाहिए। 1988 के राष्ट्रीय वन नीति पर लागू करने की बात की गई थी। आशा करता हूँ यहाँ तक हमारा वीडियो सीरीज अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। एक ही बात कहना चाहूँगा भाई, 2026 में मेहनत कर लीजिए, आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। और जो भी भाई बहन, हमारे पास एक फ़ोन आया था भाई का कि हमको ज्योग्राफी में बहुत समस्या होती है, 2 दिन बाद भूल जाते हैं। वो क्या है, आपने भाई रट्टा मारा है किताबों से। आपने क्या है, चीज़ों को मैपिंग से पढ़ने का प्रयास नहीं किया, रिलेट करके पढ़ने का प्रयास नहीं किया। अब इसमें वन है, वनों को आप अगर वर्षा के मानसून के आधार पर अगर इसका पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से चीज़ें समझ सकते हैं। आप ऐसे जैसे वन कैसे पूछे जाते हैं उसका आपको पहले PYQ आपको देखना पड़ेगा। PYQ का मतलब क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए हमारा एग्जामिनर हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाएगा। तो वो ये बनाता है कि देवदार दे देगा, देवदार कहाँ पाया जाता है, तो वो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। मैंने पढ़ाया है कि देवदार वृक्ष गुदारी वृक्षों में हिमालय में पाया जाएगा। अब वो दे देगा रबड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाएगा, तो वो सदाबहार वनों में पाया जाएगा। चंदन का वृक्ष कहाँ पाया जाएगा, आम का वृक्ष कहाँ पाया जाएगा, नीम का वृक्ष कहाँ पाया जाएगा, रबड़ का वृक्ष कहाँ पाया जाएगा, महोगनी का, ऐसे करके आपको देगा। वो जैसे एग्जामिनर देगा वो सारे मैंने डायमेंशन कवर कराने के प्रयास किए हैं। जो भाई बहन को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार तो पुनः रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।